गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल गर्म था, लेकिन गर्मी से नहीं बल्कि पानी की कमी से। उस सोसाइटी में सुबह से एक बूंद पानी नहीं आया था। विमला की बहू अर्चना किचन में बर्तन उठाए खड़ी थी और टंकी को देख रही थी, लेकिन टंकी सूखी पड़ी थी। माँ, पानी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूं, नल के अंदर घुस जाऊं पानी निकालने? क्या पानी नहीं आ रहा? मतलब चलो किसी तरह काम चला लो, जो रात का पानी बचा है वही इस्तेमाल कर लो। अरे वो तो कपड़े धोने में खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा? तो क्या आज सूखी रोटी चबानी पड़ेगी? ना रोटी बनेगी, ना चाय, ना सब्जी। अब सोच लो। तुमने ही तो कहा था कि सोसाइटी बहुत अच्छी है, अब भुगतो। अरे अच्छी थी, लेकिन तब पानी आता था। तुम सबका तो चल जाएगा, लेकिन मैंने अभी नहाया भी नहीं है, ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? पापा, आज मेरे स्टाइल से बिना नहाए तैयार हो जाओ, बस थोड़ा बाल अच्छे से बना लेना, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे देखा जाए तो सोनी का आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, बिना नहाए ही चला जा। पहले बचपन में भी तो बिना नहाए स्कूल जाता था। विमला की बात सुनकर सोनी और अर्चना ठहाके लगाकर हंसते हैं और पंकज बिना नहाए तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ महेश और रुचि के घर में भी पानी को लेकर महाभारत छिड़ चुकी थी। महेश नहाने के लिए बाथरूम में घुसा, लेकिन नल खोलते ही, रुचि ये क्या मजाक है? नल खोलने से हवा आ रही है, पानी नहीं आ रहा। अरे तो मैं क्या करूं, कुएं से पानी निकाल लाऊं क्या? अरे मुझे ऑफिस जाना है, बिना नहाए कैसे जाऊं? और वैसे भी मैं शेविंग कर रहा था, उतने में पानी चला गया, आधी शेव ही बनी है। बॉस से बोल देना आज सोसाइटी में अकाल पड़ा है, इसलिए नहाए बिना आ गया हूं मैं। तुम मजाक कर रही हो? अरे सच में ऐसे जाऊं क्या? हाँ, और लोगों को कहना कि तुम नया परफ्यूम लगाकर आए हो। बहुत मजाक कर रही हो, लेकिन ये समस्या गंभीर है। तब तो तुम ही सेक्रेटरी से जाकर पूछो, मैं नहीं मर रही पानी के पीछे। और शेव का क्या है, कल बना लेना। आधी बनी शेव लेकर बाहर कैसे जाऊंगा? देखो, तुम आधी शेव लेकर जाओ या पूरी, लेकिन मेरा दिमाग ना चाटो। वैसे भी ना मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अब महेश शेव को जैसे तैसे बनाकर बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन वो बिना नहाए ऑफिस नहीं जाता और फोन करके बॉस को अपने बीमार होने का बोल देता है। अब दोपहर तक सोसाइटी वाले सारे परेशान हो चुके थे, अपने अपने घर से बाहर निकलकर इकट्ठा होते हैं। विमला, अर्चना, रुचि, सोनी और 2-3 और महिलाएं अपनी अपनी दिक्कतें बता रही थी। पता नहीं इस सोसाइटी में हो क्या रहा है, नहाने तक का पानी नहीं बचा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कुएं से पानी भरकर लाना पड़ेगा। हमारे पास तो पीने का पानी भी नहीं बचा। लगता है अब सबको बोतल बंद पानी से नहाना पड़ेगा। क्यों ना सेक्रेटरी को पकड़कर पूछे कि भाई आखिर हो क्या रहा है। सेक्रेटरी को पकड़ो, उसे बिना पानी के एक दिन रखो, फिर उसे समझ में आएगा। इस पानी के चक्कर में मैं आज ऑफिस भी नहीं जा पाया। क्या बोलूंगा अब मैं कल बॉस को? क्या बताऊं भाई साहब, न खाना बनाना किसी ने नहाया, और तो और बाथरूम की भी दिक्कत हो गई है सुबह से। पता नहीं क्या चल रहा है इस सोसाइटी में। ये बातें चल रही थी, तभी 2 छोटे छोटे ट्रक भरकर सामान के साथ मोहिनी और उसका परिवार सोसाइटी में दाखिल हुआ। सोसाइटी में शोर सुनकर लोग अपनी अपनी बालकनी से झांक कर देख रहे थे और नीचे खड़े कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। लगता है कोई अमीर खानदान आया है, तभी तो इतना सामान लेकर आए हैं। इतना सामान तो किसी की शादी में भी नहीं आता। और जब इन्हें पानी नहीं मिलेगा ना, तब देखना सबसे ज्यादा ड्रामा यही करेंगे। चलो भी, अब घर में पानी नहीं आया तो क्या काम नहीं होगा घर का? साफ सफाई तो हो ही सकती है। हाँ माँ जी, चलो बस मैं आ ही रही हूँ। अरे सारा दिन बस खड़ा करके इससे पंचायत करवा लो, काम धाम कुछ है नहीं। और आज तो अच्छा बहाना भी मिल गया काम से बचने का। अब जा भी जल्दी, वरना तेरी सास पूरी सोसाइटी सर पर उठा लेगी। अब अर्चना अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी सोसाइटी का सेक्रेटरी मुकेश वहां आता है और नए किराएदारों को सोसाइटी के नियम समझाने लगता है। यहाँ हर चीज के नियम है। पानी की सप्लाई दिन में 2 बार होती है। अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अरे पानी की दिक्कत, ये तो हमें किसी ने बताया नहीं था। अब क्या करें, पानी नहीं है तो रसोई कैसे चलेगी? सुन लो बेटा, ये जगह तो आते ही मनहूस लगने लगी। अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टैंकर मंगा दिया है, थोड़ी देर में आता होगा। आप पहले पानी लेना। ठीक है सेक्रेटरी साहब, लेकिन ये समस्या जल्दी खत्म कीजिए। पानी के बिना भला क्या ही काम हो सकता है। अभी इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी से इनका ये हाल हो गया। खैर अपने को क्या है, ये सब रेंट भी तो ज्यादा दे रहे हैं, कुछ दिनों में इन्हें भी आदत हो जाएगी।
अब विजय और उसकी फैमिली मिलकर घर में सामान सेट करते हैं। तब तक पानी का टैंकर भी आ जाता है। सोसाइटी के बहुत से लोग पानी भरने के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन मुकेश सबसे पहले विजय को पानी भरने देता है। अरे सुनो भाई, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, आज ही आए हैं। बेचारों ने अभी अभी सामान रखा है, पहले इन्हें पानी भर लेने दो। ठीक है सेक्रेटरी साहब, ले लो भैया पानी। अब थैंक यू भाई। अब विजय पानी ले आया। जैसे तैसे घर का सारा काम अच्छे से हो गया। उन लोगों ने नौकरानी भी रख ली। पहला दिन ठीक ठाक गुजरा, लेकिन अगले दिन घर के अंदर नौकरानी मोनी बर्तन धोने के लिए गई। तब उसको पता चला कि टंकी तो खाली है। साहब पानी नहीं है, बर्तन नहीं धो पाएगी। क्या? अब ये भी नहीं होगा? बताओ, बिना पानी के बर्तन कैसे धोएंगे? हाय राम, ये कैसी सोसाइटी है? नहाने का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं, अब बर्तन धोने का भी नहीं है। हम तो समझे थे कि शहर में हर चीज मिलेगी, पर यहाँ तो गांव से भी बुरा हाल है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सोसाइटी वाले इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। तभी विजय ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक निकालता है, लेकिन उसके गेट पर कोई अपनी कार खड़ी कर देता है। ये देखकर गुस्से से विजय चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले और सोसाइटी के काफी लोग बाहर आ गए। अरे ये किसकी कार है? सुबह सुबह पहले से ही दिमाग खराब है। ये मेरे गेट पर कार कौन खड़ी करके गया? अरे भैया ये मेरी कार है, वो जल्दबाजी में यही खड़ी कर दी, अभी हटाता हूँ मैं। तुम कौन हो? हमारी सोसाइटी के तो नहीं लगते। अरे भैया अभी 2 दिन पहले तो तुमको सबसे पहले पानी भरने दिया था, भूल गए क्या? अरे तुमने थैंक यू भी कहा था। अच्छा ठीक है, चलो अब सर पर मत चढ़ो, जल्दी से अपनी गाड़ी हटाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और देखो तुमने हमारे गमले भी तोड़ दिए। आदमी को विजय का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। वो अपनी गाड़ी साइड करता है और विजय ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही सपना, मालती और रामस्वरूप उस आदमी से बहस करने लगते हैं। ये सब देखकर सोसाइटी वाले आपस में उनके खूब मजे लेते हैं। अरे देख रही हो विमला जी, ये लोग कितने लड़ाकू हैं। अभी 2 दिन आए, सही से हुए नहीं और सोसाइटी में महाभारत शुरू कर दी इन्होंने। अरे कोई बात नहीं रुचि बेटा, इनसे बोलने का नहीं, बहुत घमंडी लोग लगते हैं ये। हाँ मैम साहब, आज ना ये आदमी सुबह मुझसे भी बहस कर रहा था कि मुझे सोसाइटी का गेट 5 बजे खोलना चाहिए। अरे जाने देना कमलेश, इनके मुंह मत लग, गांव के लगते ही है, पहली बार किसी सोसाइटी में रहने आए होंगे। अगले दिन विजय सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन जैसे उसने नल खोला पानी नहीं आया। ये देखकर वो परेशान हो गया। अरे देखो ना माँ, आज भी पानी नहीं आ रहा, क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। तभी मोनी दौड़ती हुई आई और बोली, मालिक पानी नहीं आ रहा है, बर्तन नहीं धुले और खाना भी नहीं बना है। विजय ने गुस्से में आकर घर के बाकी लोगों को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, ऐसे घर के काम कैसे होंगे? अब क्या होगा? विजय की परेशानी अब घर की औरतों के सिर पर आ पड़ी थी। क्या हो गया तुम लोगों को? पानी तक नहीं आता और तुम लोग चुप बैठी हो। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ, जब पानी नहीं आएगा तो खाना कैसे बनेगा? देखो मालती, मेरा काम है खाना बनाना, तुम्हारा नहीं। अगर पानी आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा अब? विजय को बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ेगा, और अब हम क्या करेंगे? अब देखता हूँ, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मैं ऑफिस जाकर प्लम्बर से बात करता हूँ, शायद वो कोई हल बता दे इसका। विजय ने समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत एक फिल्टर मंगवाया, जो पानी की टंकी के नीचे लगाया गया। पानी साफ हुआ और सभी लोग नहा पाए। मैं सोचता हूँ ऑफिस में ही खाना मंगा लूंगा, आप देख लेना बाकी सब काम। क्या तुम घर के काम के बारे में नहीं सोचते? हमारे पास पानी नहीं और तुम फिर से ऑफिस चले जाओगे। अब क्या करें, पानी तो गंदा था ही, फिर से सब गड़बड़ हो गया। बात में दम है, विजय पर दबाव बनाना पड़ेगा, तब शायद वो कुछ करे। ये क्या, तुम कैसे जा सकते हो बिना कुछ किए? विजय के ऑफिस जाने के बाद घर के बाकी लोग परेशान हो गए। मोनी को डांटा गया कि वो जल्दी से बर्तन धोए ताकि खाना तैयार हो सके, लेकिन मोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नौकरानी है, पर मैं ठेका नहीं ले रखा बिना पानी के काम करने का। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे काम करने की तो उम्मीद ही नहीं थी। अरे ये क्या तरीका है काम छोड़ने का? तुम यहाँ काम करती हो ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब क्या करें, बिना मोनी के सब काम रुक गए हैं। अब क्या होगा, घर में कोई काम ही नहीं हो रहा। मोनी ने गुस्से में आकर अपनी नौकरी छोड़ दी और चिल्लाते हुए घर से चली गई। उसके जाने के बाद घर में काम रुक गया था और खाने के बिना सभी का मूड खराब था। बाहर से थोड़ा बहुत खाना मंगवाया गया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं था। शाम को विजय जब लौट कर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि घर में सब परेशान है। ये क्या हाल कर लिया तुम सबने? मोनी चली गई और घर में किसी ने काम नहीं किया।
विजय समझो, अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं? खाना तो ऑर्डर कर लिया, लेकिन पानी के बिना क्या होगा? घर में कोई काम नहीं हो रहा, अब क्या सब हाथ में हाथ डाले बैठे रहेंगे? मैंने तो सोचा था घर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ? विजय ने सोसाइटी के सभी घरों से पानी की स्थिति के बारे में पूछने की सोची। मालती ने सभी पड़ोसियों से पूछा कि क्या उनके घरों में पानी आ रहा है, लेकिन कोई भी उनके सवाल का सीधे जवाब नहीं देता। सब यही सोचते थे कि ये लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, इसलिए कोई भी उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। आपको नहीं लगता कि ये लोग भी हमें मना करेंगे? हमारे पास पानी है लेकिन गंदा है, हमसे कोई बात मत करो, हम अपना कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम लोग भी पानी की समस्या को हल क्यों नहीं करते? देखो, हमें इस पानी की समस्या का हल निकालना पड़ेगा, कहीं कोई तो रास्ता होगा। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करें, ये सब हमारी बात क्यों नहीं सुनते? लेकिन तभी एक महिला ने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई है और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि गंदा पानी पीने से उसे डायरिया हो गया है। ये सुनकर सब लोग समझ गए कि पानी की समस्या असल में गंभीर है। गंदा पानी पीने से डायरिया हो गया है, लेकिन समय पर इलाज हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। क्या ये सच है? हमें इस पानी की समस्या को हल करना ही पड़ेगा। अब सबको समझ में आ रहा है कि मोहिनी का कहना सही था, हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या हम इसके बारे में चुप बैठेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। अब हमें मिलकर कुछ करना होगा, ये घर की सुरक्षा की बात है। अब सब लोग ये समझ गए कि मोहिनी का मुद्दा सही था और वे मिलकर पानी की समस्या का हल निकालने के लिए तैयार हो गए। चलो, हम चलकर उस मोहिनी से बात करेंगे, तब शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, ये ठीक रहेगा। जब सब मिलकर कुछ करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। सोसाइटी में पानी की समस्या को लेकर मोहिनी और बाकी महिलाएं परेशान थी। सबकी चुप्पी अब टूट चुकी थी और अब मोहिनी ने वो कदम उठाया था जो कोई नहीं सोच सकता था। सब महिलाएं एक साथ जुड़ चुकी थी मोहिनी के साथ। उसकी बात सुनने के लिए सभी तैयार थे, लेकिन सेक्रेटरी मुकेश की सोच कुछ और थी। हमारे घरों में पानी नहीं है और तुम लोग बैठे हो कि ये कोई मस्ती का वक्त है? हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और तुमसे कुछ कहने पर सुनते ही नहीं हो। अब तक तुम लोगों की लापरवाही से हम सब तंग आ चुके हैं। क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ये बातें अब हम नहीं सुनेंगे, अब तो बात सांसद तक जाएगी। मोहिनी ने एरिया के सांसद को एक लेटर लिखा जिसमें सोसाइटी के पानी की समस्या और उससे जुड़ी परेशानियों का जिक्र था। ये लेटर सभी महिलाओं ने साइन किया और जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ वो सबसे पहले सेक्रेटरी के पास पहुंचा। मुकेश ने जब इसे देखा तो वो घबरा गया। ये क्या हो गया? ये तो मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा। समझ में आ गया? अब सांसद को जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। कभी हमारी बात सुनी नहीं और अब डर के मारे भागते हो। तुमने हमारी परेशानी को हल करने की कोशिश कभी की ही नहीं, अब तुम्हें पता चलेगा। मुकेश ने लेटर को छिपा लिया, लेकिन जैसे ही वो अपने कैबिन से बाहर आया उसने देखा कि महिलाएं सोसाइटी के ऑफिस के बाहर खड़ी हैं और हंगामा कर रही हैं। मुकेश डर के मारे कांपने लगा और महिलाओं की बात सुनने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, तुम्हारी दिक्कत क्या है बताओ, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। अब तुम्हें हमारी परेशानी समझ में आई है? अब हमें हल चाहिए। जब हम चुप थे तब तुमने हमसे बात भी नहीं की, अब हम सब खुलकर बोलेंगे। सेक्रेटरी मुकेश को थोड़ा डर लगने लगा। उसने मोहिनी को समझाने की कोशिश की कि ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मोहिनी ने उसे बिना झिझक के जवाब दिया। तुम हमसे टाइम पर मेंटेनेंस के पैसे तो ले लेते हो, लेकिन सोसाइटी में पानी तो आता नहीं। क्या तुमने कभी हमारी दिक्कत समझी? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी की कितनी जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो किसी का दर्द दिखता ही नहीं। अब जवाब दो ना सेक्रेटरी साहब, या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ये देखकर सेक्रेटरी को समझ में आ गया कि उसे अब समाधान निकालना ही पड़ेगा। उसने सभी महिलाओं को समझाया और कहा कि अगर टंकी की समस्या नहीं हल की गई तो वो अपनी स्थिति खतरे में डाल सकता है। ठीक है, टंकी लगवा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई और परेशानी हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा मुकेश जी, तुम्हें अब सबको जवाब देना ही होगा। देखो मुकेश जी, अब हम नहीं रुकेंगे। मुकेश ने लाइन में बैठकर जल्द ही प्लम्बर को बुलाया और 2 बड़ी टंकियां सोसाइटी की छत पर रखवाई। ये देखकर सभी महिलाएं खुश हो गई, लेकिन मुकेश को अब अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मुझे खेद है महिला मंडल, अब से मैं तुम सबके लिए और अच्छे से काम करूंगा। कम से कम अब पानी की समस्या तो हल हो गई है, बाकी जो हो रहा है ठीक ही है। अच्छा है तुमने इसे हल किया,
लेकिन ध्यान रखना, अगली बार इस समस्या को फिर से मत होने देना। हाँ, और अब हमें भरोसा है कि तुम सुधर जाओगे। महिलाएं खुश होकर अपने अपने घर चली गई और मोहिनी की तारीफ भी हर जगह होने लगी। मुकेश ने अपना काम ठीक से किया और आखिर में पानी की दिक्कत से सबको सुकून मिल गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि ससुराल में सबसे खास चीज कौन सी होती है, तो मैं कहूंगी कि अगर आपके ससुराल में आपकी सास आपसे खुश है ना, तो पूरा ससुराल आपकी मुट्ठी में है ना? सही बात। और यही सोच हमारी सोनिया की भी थी, इसीलिए तो वो अपनी शादी के पहले इतनी तैयारी कर रही थी जिससे शादी के बाद किसी को भी उससे कोई शिकायत ना हो। अरे सोनिया, क्या कर रही है? इस वक्त कितनी देर हो गई है? अरे माँ, मैं ना ऑनलाइन एक नई डिश देख रही थी, बस वही बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे अब कुछ दिन बचे हैं तेरी शादी में, थोड़ा सा तो आराम कर ले बेटा। माँ, कुछ ही दिन बचे ना, इसीलिए तो करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर मैं फेल हो जाऊं। पर इतना कुछ तो सीखा है तूने, पहले से ही खाना बनाना, सिलाई बुनाई सब कुछ तो आता है तुझे, फिर क्यों इतनी चिंता कर रही है? माँ, तुम्हें पता है ना सासें कैसी होती हैं, पता नहीं कब कौन सी बात इन्हें बुरी लग जाए। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ जिससे मेरी सास मुझसे कभी भी नाराज ना हो। और अगर फिर भी तेरी सास तुझसे नाराज हो गई तो फिर क्या, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं वैसी बहू नहीं बनना चाहती जो सास को हमेशा ही गुस्सा दिलाती रहे। अगर वो गुस्सा हो जाएंगी तो मैं उन्हें मना लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तू एक अच्छी बहू साबित होगी। चल, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। ठीक है माँ। सोनिया ने शादी से पहले ही सब सीख लिया था, जिससे शादी के बाद किसी को भी उस पर सवाल उठाने का या नाराज होने का मौका ही ना मिले। लेकिन वो कहते हैं ना, आप जो सोचते हैं ससुराल के बारे में वैसा होता नहीं है। सोनिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। सोनिया शादी के बाद जब अपनी माँ से बात कर रही है। अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊँ माँ, क्या सोचा था मैंने, शादी के बाद ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ शॉपिंग पे जाऊंगी, पर यहाँ तो मेहमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब देखो कोई ना कोई आ ही जाता है। मेरी शादी को 5 महीने हो गए, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद खत्म ही नहीं हो रहा। अभी भी कोई मेहमान है क्या तेरे ससुराल में? हाँ माँ, मेरी सास की बहन आई हुई है और उनके पति आज जा रहे हैं। सुबह से उनके लिए खाना बना रही थी। अनुज और मुझे तो घूमने का भी मौका नहीं मिल रहा है। अरे तुम अपनी सास से बात करके देखो ना, उनसे कह कर देखो। अरे माँ, अब उनसे कैसे कहूँ कि मुझे आपके मायके वाले अच्छे नहीं लग रहे? वो बुरा नहीं मान जाएंगी क्या? तभी अचानक कावेरी आ जाती है। सोनिया, चलो मौसी जी जा रही हैं। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? कहीं इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली होगी। हे भगवान, मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। सोनिया को लग रहा था कि उसकी सास ने उसकी बातें सुन ली है, इसलिए वो मन ही मन घबरा रही थी। उसकी मौसी जी के जाते ही सोनिया कोशिश कर रही थी कि वो अपनी सास को बहला सके। कितनी अच्छी है ना मौसी जी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है ना अनुज? हाँ, मेरी तो बचपन से ही फेवरेट है मौसी जी। और कितने सारे तोहफे भी लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद आए सच में। हाँ, वो तो है। चलो मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस का भी वक्त हो गया है। हाँ हाँ, आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ माँ जी का ध्यान रखने के लिए। मुझे पता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बार बार? बस ऐसे ही। माँ जी, आप चाय पियेंगी? कावेरी नाम में सर हिलाकर अंदर कमरे में चली जाती है। माँ जी ने जवाब भी नहीं दिया, यूं ही चली गई कमरे में। अरे शायद थक गई होंगी, इसलिए आराम करने चली गई होंगी। चलो मैं भी चलता हूँ। थक गई है या रूठ गई है? मुझे तो लगता है शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, इसलिए मुझसे कुछ कहा भी नहीं, बात भी नहीं कर रही, ऐसे ही कमरे में चली गई। कुछ कर सोनिया, कुछ कर, कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा, वरना अगर उन्होंने अनुज को बता दिया कि मैं उनकी मौसी जी की माँ से बुराई कर रही थी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उन्हें कुछ भी करके मना कर ही रहूंगी। सोनिया की सास बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो गई। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, लेकिन वो कमरे से बाहर ही नहीं आ रही थी। अब सोनिया को ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो खुद ही सास के कमरे में जाकर उनसे बात कर ले। माँ जी, आप सो रही हैं अभी तक? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी हाँ में सर हिला देती है। मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय बना कर लाऊं? आपके सर का दर्द भी उतर जाएगा। और ये तो कुछ जवाब भी नहीं दे रही, अब क्या करूं? चाय के लिए भी मना कर रही हैं, अब कैसे मनाऊं? नहीं 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 नहीं,
सोनिया कैसे भी करके इन्हें अनुज के आने से पहले मनाना ही होगा। और कावेरी बिना कुछ कहे सो जाती है। सोनिया बार बार कोशिश कर रही थी अपनी सास को मना पाए, लेकिन उसकी सास उससे बात करने के लिए राजी नहीं थी। लेकिन सोनिया भी हार मानने वालों में से कहाँ थी, वो अपनी कोशिश जारी रखती है। माँ जी देखिए, मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपकी पसंद की सारी चीजें, छोले हैं, हलवा है, पूरी है और आपकी पसंद का रायता भी है। कावेरी बिस्तर से उठती है और नाम में सर हिलाती है। अरे माँ जी खाकर तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब आपकी पसंद का खाना है। नहीं खाएंगी आप? सच में? मैं आपके लिए और कुछ बनाकर लाऊं? अरे इन्होंने तो ठान ली है कि कोई बात नहीं मानेंगी मेरी। लगता है आज तो मेरी शिकायत अपने बेटे से करके रहेंगी। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में कि मैंने उनकी माँ को नाराज कर दिया, वो खाना भी नहीं खा रही। अब क्या करूं, मैं तो बुरी तरह फंस गई हूँ। नहीं 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 नहीं, सोनिया तो इस तरह हार नहीं मान सकती, तुझे कुछ और सोचना होगा। सोनिया खाना लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसकी ये चाल भी काम नहीं आती। अब सोनिया ने सोचा कि शायद उसकी सास किसी तोहफे से मान जाए, इसलिए उसने बाजार जाकर कई सारी चीजें खरीदी और अपनी सास के पास आई। माँ जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखिए, मैं आपके लिए ना गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लाई हूँ, आपको बहुत पसंद है ना फूल। कावेरी गुलदस्ता लेकर पास पड़े टेबल पर रख देती है। यही नहीं, बहुत कुछ है आपके लिए। ये देखिए, मैं आपके लिए ये प्यारा सा सूट लेकर आई हूँ, आपको कैसे लगा? आप पहन कर देखिए ना। कावेरी बिस्तर से उठती है, पहन कर देखती है और उतार कर अलमारी में रख देती है। अच्छा, ये भी नहीं? तो ये देखिए, मैं आपके लिए नया पर्स लाई हूँ, ये तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ना? बहुत सुंदर। कावेरी पर्स को अच्छे से देखती है और उसे भी अलमारी में रख देती है। माँ जी, मैं आपके लिए गजरे भी लाई हूँ, देखिए ना, आप इन्हें लगाकर बिल्कुल मधुबाला लगेंगी। कावेरी गजरा लेकर बालों में लगाती है। अरे ये तो अभी भी गुस्सा है बहुत। अब तो मैंने सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, क्या करूं अब? तभी कावेरी फिर से सो जाती है। सोनिया की हर कोशिश नाकामयाब गई थी क्योंकि अभी तक कावेरी ने ना कुछ खाया था और ना ही उससे बात की थी। और अब तो पूरा दिन निकलने के बाद अनुज भी ऑफिस से आ चुका था। अरे माँ कहाँ है सोनिया? वो सुबह से अपने कमरे में ही है, ना कुछ खाया ना मुझसे बात कर रही है। क्या? मैं अभी जाकर देखता हूँ। अब तो मैं पक्का गई। क्या सोचेंगे अनुज मेरे बारे में? आज तो गुस्सा हो ही जाएंगे। मैं पैर पकड़ लूंगी माँ जी के, माफी मांग लूंगी, और क्या। सोनिया, सोनिया यहाँ आना। ये लो आ गया बुलावा। हे भोलेनाथ बचा लेना। हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि। तुम जानती हो सच में कि माँ का आज मौन व्रत था? क्या? उनका आज मौन व्रत था? पर सुबह तो वो बात कर रही थी। अरे वो तो मुहूर्त के हिसाब से 12 बजे के बाद व्रत शुरू करती है ना। हाँ बहू, पर तूने तो आज मेरे लिए इतना कुछ ला दिया। चल अब खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। ये लो, मैंने इतनी मेहनत की, पूरा दिन गवाया, इतने पैसे खर्च कर दिए बस ये सुनने के लिए कि इनका मौन व्रत था। अरे सासू माँ पहले ही बता देती। अरे अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मैं भी मौन व्रत रख लूं। तो आपकी सासू माँ भी ऐसे रूठी है क्या कभी? कमेंट में बताइएगा। समाज ने लड़कियों के लिए कुछ बंधन बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उन बंधनों में बंधी रहे, लेकिन जब लड़की वो बंधन तोड़ देती है तब वो बेचारी नहीं रहती। ऐसी ही एक कहानी है 25 साल की मेघा की। मेघा की शादी सुबोध से हुई है। वो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उसकी माँ कंचन को अपने बेटे की नौकरी पर बहुत घमंड है। मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और फिर भी इतनी मामूली सी लड़की से शादी कर ली। अगर किसी बड़े घर की लड़की से शादी करता तो खूब सारा दहेज, रुपया, पैसा मिलता मेरे बेटे को। मेघा, मेघा, कहाँ मर गई? जल्दी आ। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? तो सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या रहती है? कुछ घर का काम भी देख ले। देख घर कितना गंदा पड़ा है, कोई मेहमान घर पर आ गया तो क्या कहेगा? माँ जी, मैंने तो सुबह जल्दी उठकर साफ सफाई कर दी थी। देखिए तो घर तो साफ है।
मैं अपना खाना बनाने जा रही हूँ। बस तुझे तो काम ना करने के बहाने चाहिए। अरे मत कर कुछ काम, जा जाकर आराम से सो जा, मैं खुद कर लूंगी। बुढ़ापे में बस यही देखना बाकी रह गया था, एक तो काम करती नहीं, ऊपर से जुबान चला रही है। सास के बार बार ताने सुनाने पर बेचारी मेघा ने दोबारा से घर का सारा काम किया और खाना बनाने के लिए लेट हो गई। जब सुबोध घर पर आया तो खाना तैयार नहीं था। क्या हुआ मेघा, आज तुमने खाना बनाने में बहुत देर कर दी? तुम ठीक तो हो ना? इसे क्या होगा, बिल्कुल ठीक है ये। अरे बस सोती रहती है दिन रात, यह नहीं कि घर का कुछ काम कर ले। इस तरह कंचन मेघा को बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन कंचन ने सुबोध से कहा, सुबोध, मेरी मान तू अपनी पत्नी को तलाक दे दे, मैं तेरी शादी किसी अच्छी और अमीर घर की लड़की से करा दूंगी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो ये कुछ काम करती है, ना किसी चीज का ध्यान रखती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। माँ, कैसी बात करती हो आप? मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे तलाक नहीं दे सकता, और आज के बाद मुझसे इस बारे में आप कभी कोई बात नहीं करेंगी, समझिए आप। सुबोध गुस्से में वहां से चला जाता है और कंचन सोचने लगती है, इस मेघा नाम की बला ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। आज मैं प्रण लेती हूँ कि मेघा को तो इस घर से और अपने बेटे की जिंदगी से निकलवा कर रहूंगी। एक दिन कंचन और सुबोध को पता चलता है कि मेघा मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर कंचन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और वो सुबोध के मन में नफरत फैलाना शुरू कर देती है। सुबोध बेटा, तुझे मेरी बात पर यकीन तो आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि तेरी बीवी के चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो घंटों घंटों तक छत पर रहती है और मोहल्ले के लड़कों से बात करती है। माँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, आपकी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। अब कभी आप मुझसे ऐसी बातें नहीं करेंगी। मैं मेघा से प्यार करता हूँ, ये बात आपको क्यों समझ में नहीं आ रही? बेटा, तुझे बताना मेरा फर्ज था, सो मैंने बता दिया, आगे तेरी मर्जी। सुबोध को भले ही माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके मन में मेघा को लेकर शक पैदा हो चुका था। सुबोध जब भी काम से घर आता तो कंचन किसी न किसी बहाने मेघा को छत पर भेज देती। एक दिन सुबोध ने मेघा से पूछा, मेघा, तुम सारा दिन छत पर करती क्या रहती हो? तुम्हें अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। मैं सारा दिन छत पर तो नहीं रहती, जब माँ भेजती है तभी जाती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देखो मेघा, माँ तुम्हारे बारे में मुझसे न जाने क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन कभी भी मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बस एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने कभी भी तुम्हें कुछ गलत करते हुए देख लिया ना, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। एक दिन कंचन के घर की लाइट चली गई और सुबोध के आने का समय भी हो गया था। कंचन ने मौके का फायदा उठाकर मेघा के कमरे में एक लड़के को भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय सुबोध भी आ गया। माँ, घर में इतना अंधेरा क्यों है? और मेघा कहाँ है? लाइट गई है बेटा, तेरी बीवी अपने कमरे से कभी बाहर निकलती है भला? होगी अपने कमरे में, जाकर देख ले क्या कर रही है। सुबोध अपने कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही लाइट आ जाती है। कमरे में से एक लड़का निकलकर भाग जाता है। सुबोध गुस्से से मेघा से पूछता है, मेघा, कौन था ये और तुम्हारे साथ कमरे में क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सुबोध, मैंने भी इसे लाइट आने के बाद देखा। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ मुझे हमेशा समझाती रही कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने माँ की बात कभी नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। सुबोध, ये क्या कहे जा रहे हो? ये सब सच नहीं है। आप मुझ पर शक कर रहे हो? मेघा ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, लेकिन सुबोध अपनी माँ के फैलाए जाल में फंस चुका था। उसने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और उसको धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब कंचन का रास्ता साफ था। उसने सुबोध की शादी अमीर घर की लड़की सौम्या से करवा दी, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। अब आई है मेरे बेटे के टक्कर की बहू। अच्छा हुआ उस कलमुही से मेरा और मेरे बेटे का पीछा छूट गया।
सौम्या और सुबोध की शादी को कई दिन बीत गए। कंचन ने सौम्या को घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो सौम्या ने अपनी सास को 4 बातें सुना दी। माँ जी, मैं यहाँ आपके घर का काम करने नहीं आई हूँ। आप तो दिन भर लेटी रहती हो, थोड़ा काम कर लोगी तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे वैसे भी दिन भर बहुत काम होते हैं। कंचन को सौम्या की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार मेघा की याद आई। वो बिना कहे सारे काम कर देती थी। इस तरह सौम्या जब देखो कभी अपनी सास से तो कभी अपने पति से लड़ती रहती। इतने दिन हो गए मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन आप दोनों ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। कभी बोलते हो कपड़े धो ले, कभी बोलते हो बर्तन धो ले। अगर यही सब करवाना था तो कोई नौकरानी ले आते। शादी करने की क्या जरूरत थी आपको? और माँ जी, आपने मुझे बिना ताने मारे कभी कुछ खाने को दिया है? जब देखो ताने मारती रहती हो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हे भगवान, कैची की तरह जुबान चलती है इसकी। मेरी पहली वाली बहू तो कुछ नहीं बोलती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। वो किसी गरीब घर की बेचारी सी लड़की होगी जिसने आप लोगों को इतनी आसानी से छोड़ दिया। अगर मुझे इस तरह परेशान किया ना तो मैं आप दोनों को जेल की चक्की पिसवा दूंगी। इस तरह सौम्या अपने पति और अपनी सास का जीना हराम कर देती है। सुबोध को ये बात सुनकर ज्यादा परेशानी होती है कि सौम्या कभी मां नहीं बन पाएगी। एक दिन कंचन अपने बेटे सुबोध से बात कर रही थी। बेटा, तेरी दूसरी पत्नी तो बहुत खतरनाक निकली। मेघा कितनी अच्छी थी, तूने अच्छा नहीं किया उसे घर से निकाल कर। माँ, मेघा सौम्या की तरह बदतमीज नहीं थी, लेकिन उसका चरित्र भी तो अच्छा नहीं था। आप ही तो उसके प्रेम के किस्से सुनाती रहती थी मुझे। अगर उस दिन कमरे में मैं उसे किसी और लड़के के साथ नहीं देखता तो शायद मैं उसकी सच्चाई कभी नहीं जान पाता। नहीं बेटा सुबोध, वो गलत नहीं थी। मैंने ही बार बार तेरे दिल में शक भरा और उस लड़के को मैंने ही पैसे देकर मेघा के कमरे में भेजा था ताकि तू सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और उसे घर से निकाल दे। ये बात सुनकर सुबोध को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सुबोध कुछ बोल पाता उससे पहले ही सौम्या ने सारी बातें सुन ली थी। छी माँ जी, कितनी घटिया सोच है आपकी। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुक सकती। इस तरह सौम्या घर छोड़कर चली जाती है और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस कर देती है। सुबोध को हर महीने खर्चे के रूप में मोटी रकम सौम्या को देनी पड़ती है। इससे उनका अपना खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। मुझे अपने बेटे की नौकरी पर कितना घमंड था, लेकिन अब बेटे की नौकरी के पैसों से भी घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बेटा, तू मेघा को वापस ले आ। क्या पता वो हमें माफ कर दे तो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। माँ की बात मानकर सुबोध मेघा के घर चला जाता है। वो देखता है कि मेघा एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है। वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब करती है। मेघा सुबोध को देखकर तीखे स्वर में बोलती है, आप कौन सा नया इल्जाम देने आए हो सुबोध? मुझे माफ कर दो मेघा, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ ने मुझे जो दिखाया मैंने वही देखा। मेघा, ये बच्चा हमारा है ना? नहीं सुबोध, ये बच्चा सिर्फ मेरा है। इसके और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था जब तुमने मुझ पर शक करके अपने घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो मेघा, तुम मेरे साथ चलो। तुम अकेले इस बच्चे को कैसे पालोगी? नहीं सुबोध, अब मैं नहीं आ सकती। अब मैं वो बेचारी मेघा नहीं जिसे तुमने घर से निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अपने बच्चे की परवरिश तुमसे अच्छी तरह कर सकती हूँ। सुबोध ने मेघा से बहुत माफी मांगी, लेकिन मेघा ने अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखकर सुबोध को वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद सुबोध ऑफिस में उदास बैठा था। तभी उसे पता चला कि उसका नया मैनेजर आने वाला है। जब सुबोध के ऑफिस में नए मैनेजर की एंट्री हुई तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी मेघा ही थी। मेघा अब अपने पति से ज्यादा कामयाब हो चुकी है और उसने ये साबित कर दिया है कि लड़की बेचारी नहीं होती है। मोनिका के बेटे को एक गांव की लड़की से प्यार हो जाता है और मोनिका मॉडर्न जमाने की है, तो वो अपने बेटे की लव मैरिज करा देती है। शादी के बाद का पहला दिन जहां मोनिका अपनी बहू पूजा से कहती है, पूजा बेटा, जरा मेरे कमरे में आना। साथ में केशव को भी ले आना, कुछ देना है तुम दोनों को।
पूजा और केशव तुरंत मोनिका के कमरे में पहुंचते हैं। जी माँ जी, कहिए, आपने बुलाया हमें, कोई काम था क्या? पूजा बेटा, पहले तुम मुझे माँ जी बुलाना बंद करो। मैं भी तुम्हें बेटा बुलाती हूँ। तुम मुझे मम्मी या मॉम बोला करो। केशव भी तो मुझे मॉम कह के ही बुलाता है। मॉम, ये तो मैंने पूजा को हमारी फर्स्ट नाइट में ही बता दिया था, लेकिन पूजा का आंसर था कि ऐसे अपनी सास को मॉम बोलना अच्छा नहीं लगता है उसे। अच्छा, लेकिन पूजा बेटा, अब तो तुम्हारी सास खुद तुमसे कह रही है ना, अपनी सास की बात तो मानोगी ना तुम, और अब मुझे माँ जी नहीं बुलाओगी। लेकिन सारी बहू तो अपनी सासू माँ को ऐसे ही बुलाती है ना। हाँ, ऐसे ही बुलाती होंगी, लेकिन तुम मुझे मम्मी बोला करो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मम्मी जी। वैसे मैंने तुम दोनों को यहाँ ये मालदीव्स की टिकट देने के लिए बुलाया था। ये लो केशव बेटा, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट। मॉम, मैं तो सोच ही रहा था हनीमून प्लान करने का, आपने तो पहले ही कर दिया, वो भी मालदीव। सच में ये तो बहुत अच्छा किया, मैं भी मालदीव जाने की सोच रहा था। आप माँ जी के आगे ये हनीमून की बात कैसे कर सकते हो? माँ जी क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में? थोड़ी तो शर्म करो आप। अरे बेटा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये सब तो कॉमन है। ये तुम दोनों की घूमने फिरने की उम्र है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। इसमें शर्माना क्या? माँ जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अभी हमारी शादी हुई है तो हमें सबसे पहले माता रानी के दरबार जाना चाहिए ना। हम वैष्णो देवी चलते हैं ना, पूरा परिवार। पूजा, तुम क्या बोल रही हो ये? अरे हनीमून के लिए वैष्णो देवी कौन जाता है? थोड़ा तो मॉडर्न बनो तुम भी। पूजा केशव की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपना सामान पैक करती है। उन दोनों की शाम 8 बजे की फ़्लाइट है। अब 6 बज चुके थे, लेकिन मोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ थी। पूजा ने सोचा था कि मम्मी आएंगी, उनका आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे, लेकिन मोनिका तो 7 बजे तक नहीं आ पाती और उन्हें बिना मिले ही दोनों को निकलना पड़ता है। अब रास्ते में पूजा केशव से कहती है, केशव जी, मम्मी जी की तो अब उम्र हो गई है, फिर भी वो देर रात तक पार्टी करती हैं अपने दोस्तों के साथ। अब तो उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और देखो ना, हम भी बिना मम्मी जी के आशीर्वाद ही निकल पड़े। जो मॉम को पसंद है वही करेंगे ना। अब क्या मॉम तुम्हारे हिसाब से चलेगी? उनको जो अच्छा लगता है करने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो ना, उन पर क्यों ध्यान दे रही हो? ठीक है जी। पूजा और केशव के हनीमून पूरा होने के बाद दोनों घर वापस आते हैं। सोनिया, पूजा की ननद, जिसने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, ये देखकर पूजा अपनी ननद के पास जाती है। सोनिया दीदी, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? और वो भी इतने छोटे कपड़े। कपड़े क्या कम पड़ गए हैं आपके पास? वैसे तो घर में जीन्स टी शर्ट पहन के घूमती हो, पूरा बदन भी ढका हुआ होता है, और अब बाहर जा रही हो तो ये पहना है। भाभी, आज मेरे कॉलेज में फेस्ट है तो वहीं जा रही हूँ। और घर में इंसान कैसा भी रहे, बाहर तो उसे बन ढंग के ही जाना चाहिए। इम्प्रेशन अच्छा जाता है सामने वाले पर। अच्छा, पर कुछ तो ठीक से कपड़े पहन लो सोनिया दीदी। ये क्या पहन रखा है? 4 लोग आपकी नंगी टांगों को देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? भाभी, आजकल मॉडर्न ज़माना है, सब ऐसे ही पहनते हैं। ठीक है, चलती हूँ मैं। अब आप गवार हो तो इसमें हमारी क्या गलती? इतना मॉडर्न ससुराल मिला है, लेकिन फिर भी कुछ सीखना नहीं आपको। ननद जी, बुरा मत मानना, लेकिन ये कोई मॉडर्न वॉर्डन नहीं होता। ये तो गलत बात होती है। अरे मॉडर्न के नाम पर आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं। अब भाभी, मैं आपको बोलूँ भी तो क्या बोलूँ? अब आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन मॉडर्न विद संस्कारी हैं हम लोग, और हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करती ये सब। पूजा सोनिया को तब तक देखती रहती है जब तक वो दरवाजे से बाहर नहीं चली जाती, और मन ही मन कहती है, यार कैसे सब कैसे कपड़े पहनते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं, और ससुर जी और केशव तो कुछ बोलते ही नहीं, बल्कि वो दोनों तो इनका साथ दे रहे हैं। पूजा को अपना मॉडर्न ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वो इसलिए अपने ससुराल में हर किसी को टोकती रहती। लेकिन पूजा के ससुराल वाले काफ़ी अच्छे लोग थे। वो लोग पूजा के टोकने के बाद भी उसे कुछ नहीं कहते हैं। एक दिन मोनिका अपने ऑफिस कलीग राजेश के साथ बैठकर काम कर रही होती है और हंस के बातें भी कर रही होती है।
राजेश जैसे ही मोनिका के कंधे पर हाथ रखता है, तुरंत वहां पूजा आती है और राजेश को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है फिर भी किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मुझ पर बिना बात के ही हाथ उठा दिया। मोनिका, तुमने अपनी बहू को मैनर्स नहीं सिखाया क्या? अपने बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है? मैनर्स की तो आपको ज़रूरत है। किसी के घर में काम के बहाने आते हो और यहाँ वहाँ हाथ रखते हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने माँ जी के कंधे पर हाथ रखा। बहू, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। एक बार हम बैठ के बात कर लेते हैं, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। माँ जी, आप इनकी तरफदारी कर रही हो और मुझे गलत बता रही हो। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? बहू, यहाँ बात झूठ और सच की नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि तू सोच गलत रही है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मुझे इस पर कुछ गलत नहीं लगता कि इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कोई पराया मर्द आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, इस पे आपको कोई परेशानी नहीं? बहू, गुड टच और बैड टच नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे अगर किसी का टच बैड लगेगा तो उसे मैं भी जवाब दे सकती हूँ। उसके लिए मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हूँ और अपना भला बुरा अच्छे से जानती हूँ। तू भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव ला बहू। अपनी सास की बात सुनकर पूजा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अपने मॉडर्न ससुराल में रहने के बाद भी पूजा में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। कई दिनों तक यही चलता है। कुछ दिनों बाद जब पूजा के ससुर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी समय मोनिका काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई होती है। पूजा अपने ससुर की पैरों की पट्टी बदल रही थी, तब कहती है, ये कैसा ससुराल है पापा जी, जहाँ एक पत्नी को अपने पति की कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पति का एक्सीडेंट हो गया है और पत्नी को घूमने की पड़ी है। बहू, तेरी सास को बहुत ज़रूरी काम था, तभी तो गई है वो, वरना ऐसी हालत में मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाती। उससे भी मेरी उतनी ही चिंता है जितनी तुझे है। पापा जी, ये तो आप कह रहे हो ना। जिस इंसान को अपने पति की चिंता होती है ना, ऐसी हालत में अपने पति को अहमियत देता है, ना कि पैसों को। लेकिन माँ जी का क्या है, वो तो मॉडर्न है ना। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करती है, भले ही पति की कुछ भी हालत हो। बहू, तो अपना खून मत चला। तेरी सास सच में बहुत फिक्र करती है, रोज़ फ़ोन करती है, मेरा हाल चाल लेती है। पापा जी, अगर फिक्र होती ना तो मैं यहाँ आपकी पट्टी नहीं करती, बल्कि माँ जी कर रही होती। पूजा इतना बोलकर पट्टी करके वहाँ से चली जाती है। प्रिया मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थी। पिछले कुछ दिनों से शहर में एक चोर ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई थी, क्योंकि ये चोर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के यहाँ लाखों रुपए की चोरी कर रहा था, जिसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर उसे पकड़ने के लिए बहुत दबाव था। सर, जय हिंद। मैंने तुम्हारे ऑफिस में एक फ़ाइल भिजवाई है। तुम्हारे एरिया में एक हाईटेक चोर के बारे में पता चला है। उस चोर ने पूरे पुलिस फोर्स के नाक में दम कर दिया है। डिपार्टमेंट को तुमसे बहुत उम्मीद है। ज़रा उस फाइल को देखो और मिशन में लग जाओ। ठीक है सर, मैं अभी फाइल देख लेती हूँ। फ़ोन रखने के बाद, राम सिंह, एसपी साहब ने कोई फाइल भिजवाई है क्या? लेकर आना ज़रा। हवालदार राम सिंह बड़बड़ाते हुए, इस ऑफिस में इतना काम है और करने वाला मैं अकेला। कोई कहता है यहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है वहाँ फाइल भिजवाओ, कोई कहता है FIR लिखो, किसी का पेपर लेकर आओ। अरे पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन। आया मैडम। जल्दी जल्दी में राम सिंह 2 फाइल उठाता है और जल्दबाजी में वो दोनों फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसके अंदर रखे हुए कागज़ आपस में बदल जाते हैं। राम सिंह जल्दी जल्दी वो कागज़ फाइल में रखता है और ऊपर वाली फाइल प्रिया के टेबल पर रखकर दूसरी फाइल पुलिस रिकॉर्ड में लगा देता है। तो ये है वो चोर जिसने पूरी पुलिस फोर्स को परेशान कर रखा है। बॉस ने बताया कि बड़ा शातिर है ये, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। फाइल पढ़ने के बाद प्रिया एसपी साहब को फ़ोन मिलाती है। सर, आपकी भेजी हुई फाइल मैंने पूरी स्टडी कर ली है, लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल इंस्पेक्टर की तरह से इस केस को लीड करूंगी तो उसको पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप जानती हैं कि डिपार्टमेंट में इन लोगों की पकड़ अंदर तक होती है। हमेशा रेड से पहले ही सूचना उन तक पहुंच जाया करेगी। इसलिए मैं अंडरकवर एजेंट बनकर इस केस की जांच करने की परमिशन चाहती हूँ। ठीक है प्रिया, जैसा तुम सही समझो, लेकिन वो आदमी बहुत ही शातिर है।
इस बात का तुम ध्यान रखना और अपना ख्याल भी खुद ही रखना होगा। जी सर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपने बैच की टॉपर हूँ, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली है मैंने। एसपी साहब प्रिया को अंडर कवर एजेंट बनाकर जांच करने की परमिशन दे देते हैं। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से निकलता है तो वो देखता है सड़क पर एक लड़की अकेले में खड़ी हुई है। सर आप मुझे शांति नगर तक छोड़ देंगे क्या? हाँ ठीक है, बैठो। देखो मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन इतनी रात को ऐसे ही किसी अजनबी की गाड़ी में बैठना सेफ नहीं होता। अर्जुन की बात सुनकर प्रिया उसे हैरानी से देखने लगती है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मैं तुम्हें एक जनरल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में हर लड़का शरीफ तो नहीं है, और तुम इतनी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, फिर ऐसी गलती करके क्यों अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही हो? ठीक कहते हैं आप, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। वो आज टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल है ना, पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ी हुई हूँ, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर थक कर मैंने लिफ्ट मांगनी शुरू कर दी। बस यहीं आगे मुझे उतार दीजिए, थैंक यू। गाड़ी से उतरने के बाद प्रिया सोचने लगती है, बड़ा शरीफ क्रिमिनल है, मुझे सिखा रहा था कि कैसे अनजान लोगों की गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ज़रूर उल्टी सीधी हरकत करेगा ये, तब मैं इसे दबोच लूँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। आज नहीं तो कल कुछ तो गलती ज़रूर करेगा। अगले दिन अर्जुन अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहा था, तभी उसे वहाँ एक कोने में अकेले बैठे हुए प्रिया दिखाई देती है। अरे ये तो प्रिया ही है। अर्जुन अपना ड्रिंक लेकर प्रिया के पास जाता है। अरे प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहचाना मुझे? हाँ हाँ, इतनी कमज़ोर याददाश्त नहीं है मेरी, अभी कल ही तो हम मिले थे। तो तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया एकदम से घबरा जाती है। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गई। चलो अब मिल ही गई हो तो आओ हमें ज्वाइन कर लो। कोई है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, मैं यहाँ अकेले आई थी। उसके बाद प्रिया अर्जुन के साथ चली जाती है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो इस कोइंसिडेंस को फ्रेंडशिप में बदल दें? हाँ क्यों नहीं। कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पर बिल्कुल अकेली हूँ। तुम चाहो तो कल हम डिनर पर चल सकते हैं। अर्जुन प्रिया के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक उनकी कई मुलाकातें होती हैं और इन मुलाकातों में प्रिया अर्जुन को अच्छी लगने लगती है। 1 महीने के बाद, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अर्जुन की बात सुनकर प्रिया थोड़ी सी हैरान हो गई। अरे यार, अब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो रहा है? क्या करूं, इसे सच सच बता दूं? प्रिया अर्जुन की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली जाती है। घर आकर वो अपने बॉस को फ़ोन लगाती है। सर, ये मिशन अब अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। अर्जुन मुझसे शादी करना चाहता है। ये आपने कहाँ मुझे फंसा दिया? देखो प्रिया, फ़र्ज़ के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक बड़ा क्रिमिनल पकड़ने के लिए अगर हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर को छोटी मोटी कुर्बानी देनी भी पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आपके कहने का मतलब क्या है सर? मैं अर्जुन से शादी कर लूँ? अरे कर लो ना शादी। जैसे हमें अर्जुन के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, वो जेल में चला जाएगा और तुम्हारी ये नकली शादी भी ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जल्दी ही हमें अर्जुन के खिलाफ कुछ न कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। बॉस की बात मानकर प्रिया अर्जुन के साथ शादी के लिए हाँ बोल देती है और जल्दी ही शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। लाखों में एक है मेरी बहू। ये अच्छा है माँ, बहू के आते ही बेटे को भूल गई आप। आज तक तो मुझे लाखों में एक बताती थी, अब अचानक आपकी बहू लाखों में एक हो गई आपके लिए। अरे बेटा, तू तो मेरा राजकुमार है, तुझे तो बचपन से लाड प्यार कर ही रही हूँ। अब चंदा जैसी बहू आई है, उस पर भी तो थोड़ा प्यार बरसा लेने दे मुझे। क्यों नहीं, खूब लाड बरसाओ अपनी बहू के ऊपर। पहली रसोई में। भाभी देखो, प्यार अपनी जगह है, लेकिन भाई आज पहली रसोई में खाना तो हम बढ़िया वाला खाएंगे, वो भी आपके हाथ का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो बस आप फटाफट लग जाओ अपने काम पर, हम भी तो देखें हमारी भाभी के हाथ में कितना स्वाद है। क्यों नहीं, आप सब बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अरे यार, शादी तो हो गई मजाक मजाक में, अब यहाँ पर अच्छी बहू बनने का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा क्या? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे मुझे तो दाल चावल भी ढंग से बनाने नहीं आते और ये लोग मांग रहे हैं 56 भोग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन तो सबके लिए होता है।
तेरे लिए तो ससुराल का फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए प्रिया, क्या करूं। प्रिया अभी किचन में खड़ी हुई गैस की तरफ देख रही थी, तभी अर्जुन वहां आता है। अरे क्या हुआ, तुमने अभी तक खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया? खाना बनाना स्टार्ट तो तब करूंगी ना जब मुझे कुछ बनाना आता होगा, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। अरे बाबा, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना। शादी तुम्हारे अकेले की तो हुई नहीं, हम दोनों की हुई है, तो खाना भी हम दोनों मिलकर बना लेंगे। चलो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम वो करते जाना। तुम्हें खाना बनाना आता है? और नहीं तो क्या, खाना बनाना भी आता है, सबको खिलाना भी आता है। अर्जुन के रसोई में आते ही मानो प्रिया की सारी टेंशन दूर हो गई थी। अर्जुन तो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट था। उसने जल्दी जल्दी सबकी पसंद का खाना बनाया और प्रिया पूरे समय रसोई में उसकी मदद करती रही और खाना बनाना सीखती रही। 2 घंटे के बाद, देखो खाना तो रेडी हो गया, अब तुम अपने सुंदर हाथों से इस खाने को टेबल पर लगा दो, फिर देखो कैसे सब लोग तुम्हारी तारीफ करते करते ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। अरे खाना तुमने बनाया है, मेरी तारीफ की इसमें क्या बात है? तुमने मेरी हेल्प की है खाना बनाने में, पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता भाई। अपनी फैमिली के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल और अच्छा है अर्जुन। इतनी अच्छी प्यारी सी फैमिली है इसकी, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे गलत कामों में इन्वॉल्व होने की। अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद कर देगा ये लड़का। इतने सीधे सादे लोग हैं, पहली नज़र में देखकर तो कोई मान ही नहीं सकता कि ये अर्जुन चोरी करता होगा। सर, मैंने शादी कर ली है और मैं शादी के बाद अर्जुन की फैमिली के साथ रहने भी आ गई हूँ। आई कैन नॉट बिलीव इट सर कि ये लड़का अपराधी हो सकता है। अरे इतना प्यारा सा परिवार है इसका और अपनी फैमिली में सबका ध्यान रखता है। जो इंसान अपने परिवार से इतना अटैच हो वो चोरी जैसा गलत काम कर ही नहीं सकता। मेरा मन नहीं मान रहा। देखो प्रिया, अपने काम पर फोकस करो। इमोशनल होकर चीज़ों को हैंडल करोगी तो अपने लिए ही प्रॉब्लम्स खड़ी करोगी। और तुम्हें वहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने के लिए नहीं भेजा है, अपने मिशन को याद रखो। सर मुझे याद है, मैं जल्दी ही अर्जुन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करती हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से निकलती हूँ। मेरे लिए भी इस तरह शादी करके किसी फैमिली में बहू बनकर रहना आसान नहीं है। आज रात को सबके सोने के बाद अर्जुन का फ़ोन चेक करूँगी, ज़रूर उसके फ़ोन में मुझे कुछ ना कुछ सबूत मिल जाएगा। अर्जुन के सोने के बाद प्रिया उसका फ़ोन चेक करने लगती है, लेकिन उसे तो फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बहुत शातिर अपराधी है ये अर्जुन। अरे सबूत ढूंढते ढूंढते मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन इसके खिलाफ एक सबूत नहीं मिल रहा। अरे प्रिया, क्या बात है, मोबाइल पर क्या कर रही हो तुम इतनी रात को? अरे कुछ नहीं अर्जुन, देख रही थी कितना टाइम हुआ है। अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग सोए हैं, चलो सो जाओ चुपचाप। हाँ आती हूँ। वो मेरी नींद टूट गई थी ना, तो मुझे लगा शायद सुबह हो गई है। प्रिया जाकर चुपचाप बिस्तर पर सो जाती है। क्या करूँ ऐसा कि सबूत मेरे हाथ लग जाए। ये मिशन पता नहीं कब पूरा होगा। इस मिशन के पूरा होने तक मैं एक अच्छी कॉप चाहे बनूं या ना बनूं, लेकिन एक अच्छी हाउसवाइफ बनना ज़रूर सीख जाऊंगी। हाँ चल सो जा प्रिया, सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बहुत काम है। अरे यार कितना काम करवाते हैं ये लोग एक हाउसवाइफ से। अगले दिन, बहू इधर आओ बेटा, ये देखो तुम्हारे ससुर जी और मैं तुम्हारे लिए ये मुंह दिखाए का गिफ्ट लेकर आए हैं। इतने दिन हो गए तुम्हारी शादी को और हम लोग जैसे भूल ही गए थे। नई बहू को मुंह दिखाई भी देनी होती है। बहू बनकर रहती नहीं है, हमें तो यही लग रहा है कि घर में एक बेटी आ गई है। अरे रहने दीजिए, आप पैसे बचाने वाली बातें मत करिए। जल्दी से जेब ढीली करके मुंह दिखाई बहू के हाथ में रखिए। भाभी मैं अभी जॉब तो नहीं करती, लेकिन आपके लिए ये वेडिंग गिफ्ट खरीदा है और इसके लिए पैसे मैंने किसी से मांगे नहीं है, अपनी पॉकेट मनी से जमा किए हैं। मेरी स्पेशल भाभी के लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। अचानक से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या कर रही है प्रिया तूने अपनी और इन लोगों की लाइफ को एक गेम बना लिया है। अपने मिशन के चक्कर में कितने सारे लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही है तू। मम्मी जी, पापा जी, निधि, इन लोगों को तो यही लगता है कि मैं इस घर की बहू हूँ। सब लोग कितना अटैच हो गए मेरे साथ और मैं, बस बहुत हो गया। जल्दी ही ये सब खत्म करना पड़ेगा। अर्जुन के किए की भरपाई उसकी फैमिली नहीं करेगी। दोपहर के समय, प्रिया बेटा, शाम को तुम्हें अर्जुन के साथ मंदिर जाना है माता रानी का आशीर्वाद लेने। हमारे खानदान की परंपरा है कि नई दुल्हन मंदिर में जाकर देवी का आशीर्वाद लेती है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।
प्रिया और अर्जुन गाड़ी में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक प्रिया की नज़र सड़क पर एक घायल कुत्ते पर जाती है। ओह बेचारा, कितनी चोट लगी है उसे, लगता है किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया की बात सुनकर अर्जुन गाड़ी रोक देता है और दौड़कर उस कुत्ते के पास पहुंच जाता है। प्रिया, इस बेचारे को बहुत चोट लगी है, इसे इलाज की ज़रूरत है, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। आर यू श्योर तुम इसे डॉक्टर तक लेकर जाओगे? अरे वाई नॉट, ये भी तो जीता जागता है, इसे भी दर्द होता है, ऐसे कैसे इसे दर्द में देखकर अपनी आंखें बंद कर लो। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे कितना मसीहा हो, खुद 2 नंबर के काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है, और दिखावा ऐसा जैसे कितना जिम्मेदार सिटीजन हो। चिंता मत करो मिस्टर अर्जुन, बस कुछ दिन की बात है, जैसे ही सबूत मेरे हाथ लगेंगे तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओगे और मेरे कंधे पर एक स्टार बढ़ेगा स्वालग। अरे प्रिया बेटा, अभी अभी मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ी से गिर पड़ी हूँ, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। ओ माय गॉड, आप हिलिए मत, मैं अभी आ रही हूँ, कहीं फ्रैक्चर हुआ तो दिक्कत पड़ जाएगी। प्रिया गाड़ी वापस मोड़ने को कहती है और जल्दी ही अर्जुन और प्रिया घर पहुँचते हैं और देखते हैं घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? तभी अचानक से उसकी ननद आकर कमरे की लाइट ऑन कर देती है। पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। हैप्पी बर्थडे भाभी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ओह गॉड, तो ये सब आप लोगों का प्लान था? हाँ नहीं तो क्या, अरे भाई पहला जन्मदिन है तेरा, शादी के बाद खास तो बनाना ही था। अरे माँ जी, लेकिन उसके लिए चोट का बहाना क्यों बनाया आपने? मेरी तो जान ही निकल गई थी, ये गलत बात है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तो कितनी परवाह करती है हम सबकी, लेकिन क्या करे, कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा था तुझे सरप्राइज़ करने का, इसीलिए तो फ़ोन कर दिया। लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं था आज मेरा जन्मदिन है। अरे तेरे न बताने से हमें क्या पता नहीं लगेगा? मैंने सुन लिया था सुबह जब तेरे फ़ोन पर तेरी किसी सहेली का कॉल आया था ना। इस परिवार में कितने अच्छे हैं सब लोग, पता नहीं क्यों मुझे इनके साथ ये सब करना पड़ रहा है। जब इन्हें पता लगेगा कि मैं इनकी बहू नहीं, इनके बेटे को जाल में फंसाने के लिए इस घर में आई हूँ, तो क्या बीतेगी इनके दिल पर। प्रिया के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। यस सर। प्रिया, कड़ी निगरानी रखना उस पर। इंटेलिजेंस की खबर है कि आज शाम 8 बजे एक डील होने वाली है। लेकिन सर, अर्जुन तो मेरी आंखों के सामने ही खड़ा है। हो सकता है ये डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो और इसने कुछ लोगों को हायर कर रखा हो। फिलहाल तुम लोकेशन पर पहुंचो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। जी सर, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रिया बहाना बनाकर अर्जुन को घर पर ही छोड़कर तुरंत बॉस की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में वो लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है वहां पर एक डील चल रही थी। हैंड्स अप, अपनी जगह से हिलना मत, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। प्रिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे माधो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है? तो मैंने पता तुम यहाँ किसे पकड़ने आई हो, वही कर रहा हूँ प्रिया। इसका मतलब तुम अर्जुन के साथ मिले हुए हो? मेरे सगे भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। अरे मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूँ। कौन है ये अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानता और मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता। मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने काम की। मतलब ये सब जो शहर में चल रहा है उन सबके पीछे तुम्हारा हाथ था? अरे दीदी, क्या पुलिस वाली बनेगी रे तू? एक ही सवाल को 10 बार पूछ रही है। एक बार कन्फेस तो कर लिया ना मैंने। हाँ भैया, हाँ मैं कर रहा हूँ, अब और क्या सुनना चाहती है? अगर ये सारे चोरी के कांड तू कर रहा था तो फिर मेरे पास फाइल में अर्जुन की फोटो कैसे आई? और ये सब क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? प्रिया अपने भाई माधव को गिरफ्तार करके थाने में ले आती है और अर्जुन को भी थाने में ही बुला लेती है। माधव तो पकड़ा गया है, लेकिन अर्जुन, तुम्हारी फोटो उस दिन थाने में क्या कर रही थी? अब मुझे और कंफ्यूजन नहीं चाहिए, साफ साफ अपना गुनाह कबूल कर लो। अरे कौन सा गुनाह कबूल कर लूँ जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया? कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हो तुम? मैं तो आज तक जीवन में सिर्फ एक बार थाने गया हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी लड़ने की कंप्लेंट कराने के लिए। उस समय पुलिस वालों ने मेरी एक फ़ोटो ली थी। अब मुझे नहीं पता मेरी फ़ोटो का तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या इस्तेमाल किया। एक मिनट हवालदार, जरा अर्जुन सक्सेना की फाइल निकाल कर लाओ। उन्होंने एक FIR लिखवाई है ना, उनकी गाड़ी को रास्ते में अज्ञात लोगों ने टक्कर मार दी थी। हवालदार फाइल लेकर आता है तो उस पर प्रिया को अपने भाई माधव की फ़ोटो दिखाई देती है और उस फोटो को देखते ही उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें क्रिमिनल समझा था और सीक्रेट एजेंट बनकर इस मिशन के लिए ही मैंने तुमसे शादी की। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो।
सारी गलती इस कामचोर और हवालदार की है। इसने दोनों फाइलों की फोटो की अदला बदली कर दी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपराधी समझने लगी। मुझे माफ करोगे ना? मैं तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ कि मेरी सीधी सादी हाउसवाइफ बीवी एक सीक्रेट पुलिस वाली निकली। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रही थी। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है प्रिया। इतना कहकर अर्जुन प्रिया को गले लगा लेता है और प्रिया के मन से भी अर्जुन की नकली पत्नी होने का गिल्ट खत्म हो जाता है।